डमफ्रीज वर्सेस ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, मोरिनियो की एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में शायद वो रात दिन सोच रहे होंगे। रियल मैड्रिड ने रिसेंटली डमफ्रीज को 25 मिलियन यूरोज में साइन किया। उससे पहले लिवरपूल से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को उन्होंने ऑलमोस्ट 10 मिलियन में साइन किया, जहां पे उन्होंने उनको जल्दी बुला लिया ताकि वो पिछले सीजन का क्लब वर्ल्ड कप खेल पाए। अब मैड्रिड के पास हैं दो राइट बैक्स, दोनों के दोनों वर्ल्ड क्लास और दोनों के दोनों ही सारे मैच स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे आता है वो पार्ट जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है, वो ये कि मोरिनियो के लिए यहाँ पे सिर्फ वो एक राइट बैक नहीं है, बिकॉज इनमें से वो जिसको भी पिक करेंगे रियल मैड्रिड की पूरी टीम उसी राइट बैक के अकॉर्डिंग खेलेगी। मोरिनियो अगर ट्रेंट को पिक करते हैं तो रियल मैड्रिड बॉल के साथ खेलेगी, डीप से प्ले बनेगा, पोजीशन रहेगा, कंट्रोल रहेगा, डीप से क्रिएटिविटी भी रहेगी। एंड अगर मोरिनियो डमफ्रीज को पिक करते हैं तो वहां पे रियल मैड्रिड बॉल के बिना भी खेलेगी, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल होगी, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल होगी, स्पीड होगी, डायरेक्टनेस होगी एंड प्रॉपर विड्थ के साथ रियल मैड्रिड आपको खेलते हुए मिलेगी। सो दो प्लेयर्स एंड दोनों के दोनों कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी वाले प्लेयर, एंड मोरिनियो को अगस्त से पहले इनमें से किसी एक को जरूर पिक करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस बताता हूं 5 पॉइंट में कि किसके बेसिस पे मोरिनियो किसको पिक कर सकते हैं एंड फाइनली इन दोनों में से कौन मोरिनियो का एक स्टार्टर बन सकता है। एंड उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो इनमें से पिक नहीं होगा क्यों उसे इसमें परेशान होना चाहिए। तो अगर आपको सारी कहानी समझनी है तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट 1, Why this decision is bigger than any transfer? इससे पहले कि मैं ये दोनों प्लेयर्स का कंपैरिजन आपके आगे रखूं, मैं चाहता हूं कि आप इस राइट बैक वाली पोजीशन को समझिए कि क्यों रियल मैड्रिड के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रियल मैड्रिड के लिए किसी सेंटर बैक की पोजीशन से भी इंपॉर्टेंट है, ये किसी मिडफील्डर वाली पोजीशन से भी इंपॉर्टेंट है, इवन ओलिसे एंजो फर्नांडिस को भी साइन करने से ज्यादा इस पोजीशन को फिक्स करना रियल मैड्रिड के लिए क्यों जरूरी है। बिकॉज मोस्टली फैंस को लगता है कि राइट बैक सिर्फ एक पोजीशन है, ये प्लेयर डिफेंड करता है, जरूरत पड़ती है तो आगे चला जाता है, बस आगे पीछे रनअप जो है वो बनाता रहता है। बट मोरिनियो ऐसा नहीं सोचते, बिकॉज मोरिनियो के सिस्टम में जो राइट बैक होते हैं उनके पास दो कंप्लीटली डिफरेंट जॉब्स होते हैं एंड ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कौन वहां पे खेल रहा है। एंड ये जो दो कंप्लीट डिफरेंट जॉब्स है ये एटलीस्ट दो कंप्लीट डिफरेंट टीम्स बना देती हैं। इसमें पहली जॉब आती है ओवरलैप। इस वाली जॉब में आपके राइट बैक को वाइड रहना होता है, चैनल में रन करना होता है, बाई लाइन तक पहुंचना होता है, क्रॉस मारना होता है, अपनी टीम के लिए विड्थ प्रोवाइड करनी होती है। ये एक वही चीज है जो इंटर मिलान में माइकन किया करते थे एंड ये वही चीज है जो रियल मैड्रिड में डमफ्रीज कर सकते हैं। जब भी कोई राइट बैक ओवरलैप करता है तो उनकी टीम जो है काफी डायरेक्ट खेलती है, फास्ट खेलती है, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलती है, जो बॉल है वो बहुत क्विकली मूव करती है। जॉब 2, इनवर्ट। इसमें जो आपका राइट बैक होता है वो टक इनसाइड करके मिडफील्ड में खेलता है, यानी कि वो एक और मिडफील्डर बन जाता है। इससे वो गेम को डिक्टेट कर सकता है, बॉल को स्विच कर सकता है एंड गेम का टेम्पो जो है वो कंट्रोल कर सकता है। एंड यही जो है रियल मैड्रिड के लिए ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड कर सकते हैं। एंड जब कोई भी राइट बैक किसी भी टीम के लिए इन्वर्ट करता है तो जो उनकी टीम है वो पोजीशन बेस्ड गेम खेलती है, कंट्रोल गेम खेलती है, थोड़ा स्लो एंड पेशेंट बिल्डअप होता है। ऑब्वियसली मोरिनियो इन दोनों को तो पिक नहीं कर सकते, बट मोरिनियो जिसको भी पिक करेंगे उसके पिक करते ही हमें यह समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट सीजन की रियल मैड्रिड किस तरीके से खेलने वाली है। अब यहां पे आती है एक और डिटेल जो इसे और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। रियल मैड्रिड के लेफ्ट बैक है कुकुरेया इन्वर्ट वाला गेम ऑलरेडी खेलते हैं एंड कुकुरेया उस टाइप के प्लेयर हैं जो मिडफील्ड में टक इनसाइड करके खेलेंगे जब रियल मैड्रिड के पास बॉल होगी। एंड जब आपके दोनों फुल बैक इन्वर्ट होके खेलेंगे तो रियल मैड्रिड के पास कोई विड्थ ही नहीं बचेगी। रियल मैड्रिड की जो पूरी फॉर्मेशन है वो काफी नैरो हो जाएगी एंड विनीसियस एंड एम्बापे के पास स्पेस ही नहीं बचेगा। एंड अगर बाय चांस आपके दोनों के दोनों फुल बैक्स ओवरलैप करके खेलेंगे तो रियल मैड्रिड सेंटर में एक एक्स्ट्रा आदमी जो है उसे खो देगी एंड जो उनका सेंट्रल मिडफील्ड वाला एरिया है वो वहां पे बार बार ओवररन होते रहेंगे बाय ऑपोजिशंस। तो रियल मैड्रिड के सिस्टम को चाहिए एक ऐसा फुल बैक जो इन्वर्ट कर सके और एक ऐसा फुल बैक जो ओवरलैप कर सके। कुकुरेया ऑलरेडी लेफ्ट साइड से इन्वर्ट करते हैं तो आपको राइट साइड पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो वहां पे ओवरलैप कर सके। एंड ऑन पेपर इसका मतलब है डमफ्रीज यानी कि ट्रेंट अलेक्जेंडर की एज ऑफ नाउ इस पे कोई जगह नहीं बनेगी। बट मोरिनियो जो है वो पेपर के मैनेजर नहीं है। जो चीजें हम पेपर पे सोचते हैं जोसे मोरिनियो उसके अलग जाके सोचते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे डमफ्रीज पिक हो गए एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड बाहर हो गए। Point 2, what Trent Alexander-Arnold offers and why is it a problem? मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं ट्रेंट के साथ बिकॉज ये ऐसी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन है जो रियल मैड्रिड में कोई भी नहीं करना चाहता है। ट्रेंट ने रियल मैड्रिड के अपने पहले सीजन में 30 अपीयरेंसेस करी जिसमें से 22 उन्होंने स्टार्ट किए, जिसमें उन्होंने 5 असिस्ट दिए, उसके साथ साथ उन्होंने 14 शॉट्स ऑन टारगेट भी लिए बट 0 गोल स्कोर किए। उसके अलावा उन्होंने 167 क्रॉसेस मारे एंड 40 चांसेस क्रिएट करे। ऑन पेपर शायद आप बोलोगे कि बहुत ही डिसेंट नंबर है, शायद बहुत ज्यादा बेकार नहीं है एंड बहुत अच्छे भी नहीं है एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। बट यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो ये नंबर्स आपको नहीं बता रहे। वो चीज ये है कि उन्होंने ला लीगा में सिर्फ 14 मैचेस स्टार्ट करे। जी हाँ, आउट ऑफ 38 उन्होंने सिर्फ 14 मैचेस स्टार्ट करे। कभी उन्हें थाई इंजरी हो जाती थी, कभी उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती थी। उनकी जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत बड़ा कंसर्न बन गया था।
एक ऐसा प्लेयर जो आपके लिए फिट नहीं रहता है वो रियल मैड्रिड के लिए कभी भी पहली पिक बन ही नहीं पाएगा, एंड कंसीडरिंग वो सीजन जहां पे रियल मैड्रिड को ऑलमोस्ट 60+ मैचेस खेलने होंगे। एंड उसके बाद आती है डिफेंसिव प्रॉब्लम, एंड यहां पे मुझे बहुत स्पेसिफिक होकर बात करनी पड़ेगी, बिकॉज सिर्फ ये बोल देना कि ट्रेंट बहुत ही बेकार डिफेंडर है, ये थोड़ा सा गलत होगा। मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिकली क्या गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है वो हो रहा है ट्रेंट की पोजीशनिंग जब रियल मैड्रिड बॉल को लूज कर देती है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो है बहुत ज्यादा हाई चले जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंट्रल चले जाते हैं। अगर वहां पे ऑपोजिशन टीम आपसे बॉल छीन ले या फिर मिसप्लेस हो जाए तो इसकी वजह से उनकी राइट साइड पे बहुत ज्यादा स्पेस यहां पे बच जाता है। अगर मैं सिर्फ अल क्लासिकोस की बात करूं तो दोनों अल क्लासिकोस में बार्सिलोना ने इस राइट साइड वाले स्पेस को बहुत ढंग से एक्सप्लॉइट किया था। बायर्न के अगेंस्ट चैंपियंस लीग वाले मैच में दोबारा से ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा हाई थे, एंड बायर्न ने इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया था, बिकॉज जो राइट चैनल था वो बिल्कुल ओपन पड़ा था। स्पेनिश मीडिया यहां पे कह रही है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो अपना रुतबा लेके आए थे वो उस पर खरे नहीं उतरे। मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा हार्श है, बट मैं ये भी बोलूंगा कि ये बिल्कुल गलत भी नहीं है। एंड उसके बाद इसमें एक और फाइनल ब्लो है, वो है थॉमस टुकेल जो कि इंग्लैंड के मैनेजर हैं। उन्होंने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड में लिया ही नहीं। आप सोच के देखिए, रियल मैड्रिड का स्टार्टिंग राइट बैक अपनी खुद की कंट्री के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ। सो आप यहां पे सोच सकते हैं कि कितने बुरे लेवल तक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के जो स्टॉक्स थे वो गिर गए थे। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ऐसा क्या ऑफर करते हैं जो रियल मैड्रिड में कोई और कर ही नहीं सकता है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की पासिंग रेंज वर्ल्ड क्लास है। 50 यार्ड स्विचेस, रेकिंग डायगोनल्स, अपने राइट साइड से थ्रू बॉल मारना जो कि बिल्कुल सेंटर फॉरवर्ड के पास आती हैं। अगर ट्रेंट के पास टाइम एंड स्पेस है तो उनकी डिलीवरीज वैसी होती हैं जैसे किसी फैंटास्टिक वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर की थ्रू बॉल्स आती हैं। उन्होंने पिछले सीजन भी 40 चांसेस क्रिएट किए जो कि अपने आप में काफी डिसेंट नंबर है, यानी कि वो किसी भी डिफेंडर से ज्यादा बेटर तरीके से जो स्पेस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पे चांसेस क्रिएट करते हैं। एंड खासकर उन टीम्स के अगेंस्ट जो पीछे पार्क द बस करती हैं, काफी डीप होके खेलती हैं, ऐसी टीम्स के अगेंस्ट आपको ऐसे फुल बैक्स की जरूरत है जो वहां पे स्पेस को ढूंढ सके एंड वहां से रियल मैड्रिड को अटैकिंग वाइज हेल्प कर सके। उन्होंने बायर्न के अगेंस्ट भी एम्बापे को असिस्ट किया था विद अ परफेक्ट लो क्रॉस। सो जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है। ट्रेंट एक ऐसे डिफेंडर हैं जो एज अ क्रिएटर खेलते हैं। वो बॉल के साथ बहुत ही ब्रिलियंट है, बट बिना बॉल के वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। एंड वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो रियल मैड्रिड की बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे उन टीम्स के अगेंस्ट जो कि डीप बैठती हैं या जो पीछे बैठ के खेलती हैं पार्क द बस वाला गेम। बट वहीं पे वो उन टीम्स के अगेंस्ट बहुत ही डेंजरस हैं जो अपना काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलती हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या मोरिनियो ट्रेंट की स्ट्रेंथ के साथ एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जहां पे वो लो ब्लॉक वाली टीम को परेशान कर सके, या फिर वो ट्रेंट को पिक नहीं करेंगे बिकॉज वो उनकी वीकनेस से डरते हैं। पॉइंट थर्ड, व्हाट डम्फ्रीज ऑफर्स बट स्टिल ही इज नॉट एन आंसर। अब मैं बात करता हूं डम्फ्रीज के बारे में, एंड ट्रेंट की तरह मैं यहां पे भी बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा बिकॉज मीडिया जो है उन्होंने डम्फ्रीज को ऐसे बना दिया है जैसे कि वो एकदम आते ही स्टार्टिंग राइट बैक बन जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी भी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले डम्फ्रीज हैं क्या? डम्फ्रीज एक 30 साल के 6'2" हाइट वाले बहुत ही फिजिकल अग्रेसिव प्लेयर है। वो अपना राइट वाला चैनल फुल स्पीड के साथ पूरे मैच में आगे पीछे कर सकते हैं विद अ डायरेक्ट रन। वो बाय लाइन पे जा सकते हैं, वो शूट कर सकते हैं, वो क्रॉसेस दे सकते हैं। उन्होंने इंटर मिलान में अपनी राइट बैक वाली पोजीशन से 5 गोल स्कोर करे थे। आप सोच के देखिए, ट्रेंट ने रियल मैड्रिड के लिए 0 गोल स्कोर किए थे। उन्होंने सीरिया जीता है 2 बार, कोपा इटालिया जीता है 3 बार, उसके अलावा 2 बार वो चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचे हैं, विच इज 2023 एंड 2025। मोरिनियो ने आते ही सबसे पहले इसी प्लेयर की डिमांड करी थी। एज पर द सोर्सेज जो उनकी मीटिंग हुई थी फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ, उन्होंने जो अपना पहला प्लेयर डिमांड किया था उसका नाम था डम्फ्रीज। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं हम इंटर मिलान लेजेंड माइकन के साथ, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। माइकन इंटर मिलान के राइट बैक हुआ करते थे जब जोसे मोरिनियो उनके कोच थे, एंड स्पेसिफिकली वो तब थे जब इंटर मिलान ने ट्रेबल जीता था। माइकन जो थे वो फिजिकल थे, पावरफुल थे, डायरेक्ट थे, ओवरलैपिंग एंड बहुत ही पावरफुल राइट बैक थे। वो आपको विड प्रोवाइड करते थे, वो डिफेंडर्स के पीछे भागते थे। वो ऐसे डिफेंडर नहीं थे जो आपके लिए चांसेस क्रिएट करेंगे, बल्कि वो एक रनर थे। डम्फ्रीज भी सेम प्रोफाइल के प्लेयर हैं। आप कह सकते हो कि वो 21st सेंचुरी के माइकन है जोसे मोरिनियो के लिए। एंड जो जोसे मोरिनियो की इंटर मिलान का सिस्टम था वो माइकन के अराउंड था, उनकी ओवरलैपिंग रन्स के अराउंड था, जिससे उनको विट मिलती थी। वहीं पे लेफ्ट साइड पे जो एटो थे वो कट इनसाइड करके लेफ्ट साइड से आते थे। मैड्रिड में ये बिल्कुल सिंपल है, जो डम्फ्रीज है वो राइट साइड से ओवरलैपिंग रन बना के विट देंगे, वहीं पे लेफ्ट साइड पे विनीसियस या कुकुरेया जो है वो आपको लेफ्ट साइड से कट इनसाइड करते हुए मिलेंगे। जो विट है वो सिर्फ एक साइड से आएगी, जो कि मेरे हिसाब से राइट साइड से आएगी, एंड डम्फ्रीज वो रियल मैड्रिड के लिए करने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स। डम्फ्रीज का भी इंटर मिलान में एक इंजरी हिट सीजन था जहां पे उन्होंने 20+ मैचेस मिस करे थे, जहां पे उन्होंने सिर्फ 15 मैचेस स्टार्ट किए थे। तो जो अनअवेलेबिलिटी वाली बात हम ट्रेंट के लिए कर रहे थे, वो प्रॉब्लम यहां पे डम्फ्रीज के साथ भी है। आप ट्रेंट की इंजरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते एक दूसरे प्लेयर को साइन करके जो खुद भी इंजर्ड रहता है। डम्फ्रीज 30 साल के हैं, वो रियल मैड्रिड के लिए कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। शायद 2-3 साल के लिए वो रियल मैड्रिड के लिए परफेक्ट रहेंगे, बट उसके बाद रियल मैड्रिड को दोबारा से एक ऐसा राइट बैक ढूंढना पड़ेगा जिसके अराउंड वो अपना सिस्टम बना सके। एंड इसके अलावा आती है एक और टैक्टिकल लिमिटेशन, शायद जिसके बारे में कोई और सोच ही नहीं रहा है। डम्फ्रीज यहाँ पे बॉल के साथ वो नहीं कर सकते हैं जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड करते हैं। उनकी पासिंग रेंज
काफी लिमिटेड है। उनकी जो क्रिएटिविटी है डीप से वो बहुत ही ज्यादा एवरेज है। एक ऐसी लीग में, ला लीगा जैसी में, जहां पे 70% टीम्स जो हैं वो पीछे पार्क द बस खेलती हैं या फिर जो जाके सिट डीप करती हैं, उनके अगेंस्ट डम्फ्रीज आपको रनिंग तो दे सकते हैं बट वो कुछ ऐसा अलग से नहीं देंगे जो उनकी जो ये ब्लॉक करी हुई डिफेंस लाइन है उसको अनलॉक कर दे। पार्क द बस वाली फॉर्मेशन में रनिंग जो है वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है, बट जो पासिंग है वो उस पार्क द बस वाली फॉर्मेशन को खोलने के काम आती है, जैसे ट्रेंट करते हैं। तो यहां पे जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है कि डम्फ्रीज एक डिफेंडर हैं जो अटैकर की तरह खेलते हैं, जो कि बिल्कुल ब्रिलियंट है बॉल के बिना, बट बॉल के साथ वो एक एवरेज प्लेयर बन जाते हैं, जो कि एक परफेक्ट प्लेयर है बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो कि स्पेसेस छोड़ती हैं, बट बहुत ही डेंजरस प्लेयर हैं छोटी टीम्स के अगेंस्ट जो पार्क द बस या सिट डीप होके खेलती हैं। सो ये दोनों के दोनों ऑपोजिट सॉल्यूशन है दो ऑपोजिट प्रॉब्लम्स के। पॉइंट 4, द वाइल्ड कार्ड ऑप्शन नो वन इज टॉकिंग अबाउट। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो आपको मिलेंगी उसमें लोग बात कर रहे होंगे या तो डम्फ्रीज या फिर ट्रेंट। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाई नॉट बोथ। थोड़े दिन पहले मैं फुट मॉब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने एक ऐसा टैक्टिकल ब्रेकडाउन दिया था जो मैंने अब तक कहीं पे भी नहीं पढ़ा था। क्या हो अगर मोरिनियो जो है एक ही टीम में आपको डम्फ्रीज एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड दोनों को खिलाते हुए मिल जाए। ये आपको शायद सुनने में थोड़ा क्रेजी लगेगा बट ये उतना क्रेजी बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन 1, डम्फ्रीज एज अ राइट विंगर एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड उनके पीछे एज अ राइट बैक। डम्फ्रीज जो है वो आपको पुश फॉरवर्ड करते हुए मिल जाएंगे वाइड अटैकिंग एरियाज में, वहीं पे ट्रेंट जो है वो डीप में बैठे रहेंगे एंड बिल्डअप को कंट्रोल करते रहेंगे। डम्फ्रीज आपको विड्थ एंड रन्स देते रहेंगे, वहीं पे ट्रेंट जो है वो आपको क्रिएटिविटी एंड कंट्रोल देते रहेंगे, और इस तरीके से आप दोनों की स्ट्रेंथ्स को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। ये वही तरीका है जिस तरीके से लिवरपूल मोहम्मद साला एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर को यूज करते थे। ट्रेंट को वहां पे कभी भी ओवरलैप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज मोहम्मद साला ऑलरेडी वाइड खेलते थे। ट्रेंट वहां पे इन्वर्ट होकर बड़े आराम से डीपर पोजीशन से क्रिएट कर सकते थे बिकॉज जो विड्थ है वहां पे ऑलरेडी कवर्ड है। मैड्रिड में जो डम्फ्रीज है मोहम्मद साला का रोल अदा कर सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट एज अ गोल स्कोरर बट एक ऐसा प्लेयर जो आपकी विड्थ है उसे कवर कर सकता है। एंड ट्रेंट वहां पे एक इन्वर्टेड राइट बैक बन सकते हैं जो आपकी मिडफील्ड को ज्वाइन कर लेंगे। ऑप्शन 2, बैक 3, यहां पे आप ट्रेंट को यूज करोगे एज अ राइट सेंटर बैक एंड डम्फ्रीज को एज अ विंग बैक। इसी तरीके के रोल में डम्फ्रीज ने इंटर मिलान में बिल्कुल थ्राइव किया था। इनज़ागी उन्हें एज अ विंग बैक यूज किया करते थे एक 3-5-2 सिस्टम में। उनके पास पूरी फ्रीडम थी जो उनका अटैकिंग एरिया था उसको एक्सप्लॉइट करने की, ये जानते हुए कि उनके पीछे 3 सेंटर बैक्स हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे पता है ट्रेंट को राइट सेंटर बैक साउंड करना बहुत ही इंसेन लग रहा होगा बट जो उनकी पासिंग है वो वर्ल्ड क्लास रहेगी। एंड 3 सेंटर बैक वाली फॉर्मेशन में ट्रेंट अलेक्जेंडर को 1-on-1 डिफेंडिंग भी नहीं करनी पड़ेगी टच लाइन पे, जो कि उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। वो सेंट्रली खेलेंगे, लॉन्ग पासेस खेलेंगे, गेम को स्विच करेंगे एंड डम्फ्रीज वहां पे सारी रनिंग करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मोरिनियो इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ भी करेंगे, बट जो उनकी हिस्ट्री रही है उससे हमें लगता है कि यू नेवर नो, बिकॉज चेल्सी में उन्होंने एसियन को राइट बैक खिला दिया था, एक प्रॉपर मिडफील्डर जिसे उन्होंने डिफेंडर बना दिया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड एक्चुअली ये काम कर गया था। इंटर मिलान में उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर एटो को लेफ्ट विंगर खिला दिया था जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड इंटर मिलान ट्रेबल जीत गई थी। मोरिनियो एक ऐसे मैनेजर है जो कन्वेंशन फॉलो नहीं करते हैं बल्कि लॉजिक फॉलो करते हैं। एंड यहाँ पे लॉजिक ये कहता है कि आप क्यों अपने 10 मिलियन बर्बाद करोगे एक वर्ल्ड क्लास पासिंग डिफेंडर के लिए उसे बेंच करके, एंड साथ साथ ये भी कि आप क्यों अपने 25 मिलियन बेकार करोगे एक वर्ल्ड क्लास अटैकर टाइप डिफेंडर के लिए उसे बैकअप ऑप्शन बना के। दोनों को यूज करो डिफरेंट रोल्स में सेम टीम के लिए। पॉइंट 5, माय वर्डिक्ट। मेरे हिसाब से सीजन के पहले मैच के लिए डम्फ्री स्टार्ट करेंगे एंड मैं आपको बताता हूं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। मोरिनियो की प्रायोरिटी हमेशा से डिफेंसिव स्ट्रक्चर रही है, नो मैटर वो किसी भी टीम में चले जाएं, अटैक उनके लिए सेकंड रहता है, पहले उन्हें अपना डिफेंस जो है वो सॉलिड करना होता है। जो पहला मंथ होगा वो शायद एक सॉलिड डिफेंसिव बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए होगा एंड डम्फ्रीज वहां पे उनको वो डिफेंसिव स्ट्रेंथ देते हैं। नीदरलैंड्स के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद डम्फ्रीज भी बहुत जल्दी आपको प्री सीजन में मिल जाएंगे। उसके अलावा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो कि इंग्लैंड के लिए पिक हुए नहीं, वो तो ऑलरेडी जोसे मोरिनियो के पास यहाँ पे पहुंच जाएंगे एंड दोनों के दोनों जब प्रॉपर प्री सीजन करेंगे तो उनको सिस्टम यहाँ पे समझ में आ जाएगा। बट जो डम्फ्रीज की प्रोफाइल है वो मोरिनियो के डिफेंसिव फर्स्ट वाले सिस्टम में परफेक्टली फिट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इस सीजन में क्या होगा। बड़े मैचेस जैसे कि बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, एटलेटिको बिलबाओ, चैंपियंस लीग नाइट्स या नॉकआउट्स वाले मैचेस, वहां पे आपको डम्फ्री स्टार्ट करते हुए मिल जाएंगे बिकॉज ये वो वाले मैचेस हैं जहां पे डिफेंसिव स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होगा। ट्रेंट की पोजीशनिंग वाली वीकनेस बहुत ज्यादा रिस्की होगी ऐसी इलीट टीम्स के अगेंस्ट जो कि काउंटर अटैकिंग स्पीड फुटबॉल खेलती हैं। स्मॉलर मैचेस जैसे कि गिटाफे, सिविया, वेलिकानो या और भी जो छोटी छोटी टीम्स हैं वहां पे शायद आपको ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड स्टार्ट करते हुए मिल जाएंगे बिकॉज ये वो टीमें हैं जो पार्क द बस या फिर सिट डीप होके खेलती हैं। इन टीम्स को अनलॉक करने के लिए आप ट्रेंट की जो पासिंग रेंज है या फिर जो डीप से वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं उसका फैंटास्टिक यूज कर सकते हैं। इस तरीके की सिट डीप होने वाली टीम्स के अगेंस्ट आप डम्फ्रीज को यूज नहीं कर सकते बिकॉज इनके अगेंस्ट रनिंग कभी काम नहीं आती, जैसे कि मैंने ऊपर बताया वहां पे पासिंग काम आती है।
सो इस पूरे सीजन में आपको रोटेशन मिलेगी क्योंकि 60+ सीजन्स वहां पे हैं। सो टेक्निकली ये दोनों को दोनों प्लेयर्स सारे मैचेस नहीं खेल सकते बिकॉज दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं। जो रोटेशन है वो दोनों के दोनों को फ्रेश रखेगी, मोटिवेटेड रखेगी एंड अपने स्पॉट के लिए लड़ने के लिए हेल्प करेगी, जो कि इवेंचुअली रियल मैड्रिड की हेल्प करेगा। एंड बीच में आएगा वाइल्ड कार्ड वाले मैचेस जहां पे जोसे मोरिनियो को ट्रेंट एंड डम्फ्रीज दोनों की जरूरत पड़ेगी, जहां पे उनको विड्थ एंड क्रिएटिविटी दोनों चाहिए होगी। वहां पे ये दोनों साथ में भी खेलेंगे। डम्फ्रीज आपके लिए वाइड खेलेंगे, ट्रेंट आपके लिए डीप खेलेंगे। ये ऑप्शन हमेशा से एग्जिस्ट करता है एंड जोसे मोरिनियो उतने स्मार्ट आदमी है कि वो ऐसे ऑप्शन को बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन है जो बहुत ज्यादा वॉरिड होने वाला है, एंड इसका आंसर है ट्रेंट। नॉट बिकॉज कि वो कोई बेकार प्लेयर है, बट बिकॉज जो जोसे मोरिनियो का सिस्टम है वो पहले डिफेंसिव फर्स्ट अप्रोच मांगता है। एंड मोरिनियो के जो बड़े मैचेस होने वाले हैं जैसे कि अल क्लासिको या फिर डर्बी या फिर नॉकआउट्स एंड चैंपियंस लीग, उस तरीके के मैचेस में वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे एंड वो हमेशा डिफेंसिव फर्स्ट वाली अप्रोच के साथ जाएंगे। यानी कि ट्रेंट वो वाले मैचेस मिस कर देंगे जो एक्चुअली मैटर करते हैं, वो मैचेस जो कि आपको लेजेंड्स बनाते हैं, वो मैचेस जो कि आपका करियर डिफाइन करते हैं। शायद गिटाफे के अगेंस्ट खेलना इज ओके, बट अल क्लासिको मिस करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। एंड यही ट्रेंट की प्रॉब्लम है। ये कोई एबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ट्रस्ट की प्रॉब्लम है। क्या जोसे मोरिनियो को जब डिफेंसिव अप्रोच चाहिए होगी, क्या वो ट्रेंट पे भरोसा करेंगे? राइट नाउ जिस तरीके का उनका इंजरी हिट सीजन गया है, जिस तरीके से थॉमस टुकल ने उनको ड्रॉप कर दिया है, मेरे हिसाब से द आंसर इज नो। बट जो प्री सीजन होता है वो ये सारी चीजें चेंज कर देता है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक जोसे मोरिनियो ने इसका कोई भी डिसीजन लिया ही नहीं होगा। ट्रेंट के पास यहाँ ऑलमोस्ट 5 वीक्स होंगे जोसे मोरिनियो का जो दिमाग है उसको चेंज करने के लिए। उनके पास ऑलमोस्ट 5 वीक्स होंगे वेल्डेडेबास में रोज आके अपना टैलेंट दिखाने के लिए। ऑलमोस्ट 5 वीक्स होंगे जोसे मोरिनियो को ये दिखाने के लिए कि डम्फ्रीज शायद बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे, बट जो मेरा स्किल है, जो मेरा स्किल सेट है, वो भी कम नहीं है। अगर ट्रेंट अपनी पोजीशनिंग वाली वीकनेस को फिक्स कर लेते हैं तो जितने भी बड़े मैचेस है, चाहे वो बार्सिलोना वाले या चैंपियंस लीग वाले या नॉकआउट्स वाले, वो आपको सारे मैचेस यहाँ पे स्टार्ट करते हुए मिल जाएंगे। बिकॉज जो उनकी बॉल पासिंग वाली जो एबिलिटी एंड जो क्रिएटिविटी है वो वर्ल्ड क्लास है, जो शायद डम्फ्रीज के पास भी नहीं है। एंड अगर वो इंप्रूव नहीं कर पाते हैं तो वो आपको रियल मैड्रिड में वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट रोटेशन प्लेयर मिलेंगे। एंड इस पूरी बैटल का सबसे हार्श ट्रूथ यही है कि जो ट्रेंट का करियर है वो यहाँ पे डम्फ्रीज डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो ट्रेंट खुद कर रहे हैं। 5 वीक्स यहाँ पे ट्रेंट के पास 5 वीक्स होंगे अपना रियल मैड्रिड का करियर कहीं ना कहीं सेव करने के लिए। तो गाइस ये था मेरा पूरा एनालिसिस ऑन ट्रेंट वर्सेस डम्फ्रीज। आई होप आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे फिट बैठेगा, किसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, जस्ट काइंडली लेट मी नो अबाउट दिस। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। वीडियो के बारे में जो भी सोचते हो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।